Okay, let's start today's session. Essay 315, para number 12, internal control. Auditor shall obtain understanding of internal control relevant to audit. ये तो पता ही हमें इंटरनल कंट्रोल तो देखो आगे वो खुद ही बताएगा आपको एक बार. Although most control relevant to audit are likely to relate to financial reporting. कि जो होंगे मोस्टली जो कंट्रोल होंगे वो हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड होंगे. नॉट ऑल कंट्रोल, देखो उसने खुद बताती है, नॉट ऑल द कंट्रोल्स रिलेटिंग टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आर रेलेवेंट टू ऑडिट. देखो उसने खुद ही बताया, यहाँ पे लिख दिया ना उसने कि सारे कंट्रोल नहीं होते यहाँ पे. इट इज अ मैटर ऑफ ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट whether a control individually or in combination with other is relevant to audit or not. कि कॉम्बिनेशन के साथ भी हो सकता है ना कि और कोई प्रोसेसिंग हो रही है, कोई प्रोसेस के साथ होके हमारे ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है. तो जैसे अकाउंटिंग कोई और कर रहा है, अप्रूवल कोई और कर रहा है उसकी, तो अप्रूवल के बाद ही वो परचेज वगैरह उसके आगे कोटेशन आएंगी. तो कहीं मान लो अगर वो उससे फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं हो रहा, लेकिन कंबाइन करके अगर हम कर दे तो हमारा इम्पैक्ट कर सकता है. तो ये आ गया यहाँ पे उसकी प्रोफेशनल जजमेंट पे वो कैसे लेना उसको वहां पे. अब चलते हैं हम, देखो इसका नेक्स्ट A48 to A71 ऑलमोस्ट 23 एनेक्शर्स हैं इसके. चलो स्टार्ट करते हैं. Entities internal control. An understanding of internal control assists the auditor in identifying types of potential misstatement and factors that affect the risk of material misstatement in designing the NTE of further audit procedures. ये हमने स्टार्टिंग में देखो प्लानिंग में भी करते आ रहे हैं डिस्कस ना, कि आगे जब हम जैसे रिस्पॉन्स पे असेस करेंगे, पोटेंशियल रिस्क ऑब्टेन करेंगे, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग देखेंगे, कंट्रोल देखेंगे, उसी के बेसिस पे हम आगे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स की वो लगाएंगे कि कितना एंटी हमें डिसाइड करेंगे उस बेसिस पे हम. Next, following application material on internal control is presented in our 4 section. Which one? General nature and characteristics. जनरल सबसे पहले वो बताएगा नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या उसकी, जनरल ओवरव्यू बताएगा उसका पहले तो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स को. फिर कंट्रोल रेलेवेंट, देखो यहाँ पे वो उसके बारे में भी गाइडेंस देगा हमें जो हमारे रेलेवेंट ऑडिट के लिए. नेचर एंड एक्सटेंट हमें कितना यूज करना है और फॉर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेलेवेंट कंट्रोल्स. फिर वो कंपोनेंट्स बताएगा. कंपोनेंट्स तुम अपने ये वैसे कर आए हो इंटर में भी, उसी को हम वापस करेंगे. तुम्हारा जो इंटरनल रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल का चैप्टर था, अब ये वही उसके वहां पे डिफाइन कर रहा है. यहाँ से देखना सारे इंटरनल कंट्रोल का चैप्टर, ऊपर रिस्क असेसमेंट था, नीचे अब आ जाएगा इंटरनल कंट्रोल. फर्स्ट, जनरल नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल. सबसे पहले, इंटरनल कंट्रोल इज डिजाइन्ड, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड to address identify business risk that threaten the achievement of any entity's objective. The concern मतलब क्या क्या करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, इंटरनल कंट्रोल किस लिए होता है, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन होता है. ऐसे देखो इंटरनल कंट्रोल ये भी हो सकता है कि मान लो हमने सीसीटीवी कैमरा लगा लिया ना, जैसे अब वो प्रॉपर वर्क भी करना चाहिए ना, डिजाइन तो हमने कर लिया, इम्प्लीमेंट भी कर लिया, अब वो मेंटेनेंस ही नहीं हो रही, तो वो भी इंटरनल कंट्रोल वो नहीं है, करेक्ट नहीं है उसका. और वो डेफिशिएंसी है हमारे इंटरनल कंट्रोल में. हमने सोच लिया लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया, वो भी होगी डेफिशिएंसी. डिजाइन ही नहीं किया तो है ही इंटरनल कंट्रोल ही वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे. तो डिफरेंट टाइप के रिस्क क्रिएट हो सकते हैं ना वहाँ पे. सीसीटीवी मान लो कोई वहाँ पे नहीं है कैमरा, तो क्या क्या रिस्क क्रिएट कर सकते हैं हमारा वहाँ पे. ऐसे मल्टीपल, ये तो एग्जाम्पल था, तो बहुत ब्रॉडर लेवल पे होता है कंट्रोल्स वहाँ पे एंटिटीज पे. तो क्या क्या होता है देखो. अब क्या होता है, दैट कंसर्न रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. कि देखो अगर जो इंटरनल कंट्रोल है अगर वो प्रॉपर नहीं है तो उसके हमें जो फिर ये भी लग सकता है ना कि जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है, कि जो उन्होंने रिपोर्टिंग्स की हैं वो रिलायबल नहीं है. कंसर्न दे सकते हैं वहाँ पे, पोटेंशियल एरर हमें रिस्क क्रिएट कर सकते हैं वहाँ पे हमारी रिपोर्टिंग में भी. क्या. और नेक्स्ट, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन. कि हमारी वो दिख सकता है ना कि हमने प्रॉपर नहीं बनाए होंगे, अगर हमें कंट्रोल दिख रहे कि प्रेजेंट नहीं हो रहे, ऐसे काम किए जा रहे हैं. जैसे अगर हम कोई परचेज की वो कर रहे हैं, परचेज मशीनरी कर रहे हैं, तो उसके पहले कोटेशंस वगैरह अप्रूवल जाएगी कमेटी के साथ, वो सारे अप्रूवल्स आने चाहिए ना, और उनके पीछे उनकी सपोर्टिंग जो आगे चेक करेंगे तो वो सारे होने चाहिए. अगर मान लो वो ही नहीं दिख रहे हमें कि कोई कमेटी नहीं है, पहली बात तो उनकी कोई कोटेशंस नहीं दिख, हम मनाई कर दिया उन्होंने, तो दिख रहा है ना कि इफेक्टिवनेस नहीं है उनकी. ऐसे तो वो कोई भी वो परचेज कर लेते हैं कहीं से भी, तो प्रॉपर कोटेशन होगी ना ताकि कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए उनकी. तो इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी नहीं कर रहे वो काम अपना. नेक्स्ट, compliance with applicable law and regulation. कि जैसे मैं पहले भी बताता रहा हूँ कि जैसे अदर बहुत सारे स्टैट्यूटरी एक्ट्स होते हैं, ईपीएफ, ईएसआई, अगर वो कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं उनका, तो दिख सकता है ना कि हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारी वो दिख सकते हैं, उनका रिस्क क्रिएट हो सकता है, बिजनेस रिस्क.
कि आगे पेनल्टी हो सकती है, राइज हो सकती है, गवर्नमेंट का वो राइज हो सकता है कि गवर्नमेंट की पेनल्टी वो लगा दे, इम्पोज कर दे। नेक्स्ट क्या है, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, और द वे इन विच द इंटरनल कंट्रोल इज डिजाइन इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन वेराइज विद एंटिटी साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। देखो ये नीचे उसने फिर वापस लिख दिया कि एंटिटी साइज और उस पर डिपेंड करेगा। अब मेरे को कोई ये बताओ सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स का मीनिंग क्या होता है? तुम सारे करके आए हो ना तुम दोनों, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स का बताना। एंटिटी के जो एसेट्स है उनको सेफ गार्ड करना, उनकी चोरी ना हो जाए, थेफ्ट ना हो जाए, बस। मिस एप्रोप्रिएशन ना हो, उसका मतलब गलत इस्तेमाल ना होना, हम्म। और बस। ऐसा ना हो कि मतलब पर्सनल यूज करे कोई अपने हम्म। पर्पस के लिए उसको, ठीक है। और ऐसा ना हो कि मतलब एंटिटी के एसेट्स को मतलब जैसे कि दिखा रहा है कि एसेट है, मतलब एंटिटी के नाम पे दिखा रहा है या फिर अपने लिए ले रखा है, मतलब मिसएप्रोप्रिएशन, मतलब वही सब के सेफगार्ड करना, मतलब एंटिटी हम्म। के नाम पे रहे रजिस्टर्ड, उसके नाम पे ना हो ठीक है जाए। समझ गया। हाँ किरण, अब तुम्हारे अंडरस्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ। Yeah, hello. हेलो, यस। Am I audible? यस यस यू आर। Yeah, so basically, he almost covered the same things like proper documentation, regular checkups, and then whether the property, the asset is in the name of the company or not, then whether it is being used for the right purpose. करेक्ट। So गुड। basically, all those things. करेक्ट, ऑल, बोथ, ऑल आर करेक्ट। बट लेट्स एक्सेस, आई देखो मैंने एक डॉक्यूमेंट कर लिया है इसके ऊपर कि एक वो था वहां पे, तो मैंने एक एसेस कर लिया था जो सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स के बता रहे हैं। is defined in paragraph 7 of policy and procedure, provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use or disposition or company asset that could have a material effect on financial statement। अब देखो बस इतनी लाइन तो अपने लिए मेन है, बस खत्म। देखो क्या हमें रीजनेबल एश्योरेंस करनी है कि जो एसेट जो हमारे पास है उनकी कोई अगर वो प्रिवेंशन हमें दिख जाए, टाइमली डिटेक्शन होती है कि पता चल जाए किसकी ऑथराइज की जो एक्विजिशन है वो ऑथराइज, जैसे तुम ओनरशिप करवा दे रहे थे वही आ गया, अनऑथराइज एक्विजिशन तो नहीं हो रखी, ओनरशिप एंटिटी के पास ही है। यूज और डिस्पोजिशन मतलब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स है वो क्रिएट हो रहे हैं नहीं हो रही, यूज में है कि नहीं हो रही। डिस्पोजिशन अगर मान लो उनका कहीं अगर वो डी रिकॉग्नाइज हम कर रहे हैं मतलब सेल कर रहे हैं तो प्रॉपर है कि नहीं, वो उसके जो सेल्स रिसीट्स है मतलब वो रिसीट्स है वो प्रॉपर रिकॉग्नाइज हो रही है नहीं हो रही, क्योंकि उनका मटेरियल इफेक्ट हो सकता है ना फाइनेंशियल पे। जैसे मान लो कोई सेल कर दी उस पर जीएसटी भी चार्ज होगा, अगर जीएसटी चार्ज नहीं कर रखा, जैसे मैं तो वैसे ले रहा हूँ कि जैसे जीएसटी नहीं होगा तो वो भी हमारे फाइनेंशियल पे इम्पैक्ट कर सकता है। अब कितनी अमाउंट है वो तो डिपेंड करेगा, अमाउंट कितनी थी वो तो आगे वो तो मटेरियल पे तो आगे डिसाइड होगा। वो तो अनऑथराइज एक्विजिशन है वो तो तुम्हें पता ही चल जाएगा कि जैसे अगर अनऑथराइज है तो वो शो कैसे कर सकते हैं अपनी उसके अंदर, वो तो साफ ही दिख जाएगा, वो तो बहुत मटेरियल आएगा वो चीज तो कि शो कैसे कर रहे हैं वो तो वो ये तो हम ऑडिट रिपोर्ट में पक्का जाएगा फिर ये वाला पॉइंट तो। ये हो गया, बस इतना रेलेवेंट था। सेफ गार्डिंग का तुमने सब दोनों ने सही बताया था बिल्कुल, बस उसकी वो लाइनिंग थोड़ी वो होती है ना कि बोलने के जैसे भी होता है वो कि बस वो था। नेक्स्ट कंसिडरेशन ऑफ कंसिडरेशन स्पेसिफिक टू स्मॉलर एंटिटीज, स्मॉलर एंटिटीज यूज लेस स्ट्रक्चर्ड मींस एंड सिंपलर प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। देखो कि जो ये देखो ये खुद ही बता रहा है ना कि जो स्मॉल एंटिटीज होती है वो अपने स्मॉल वो प्रोसीजर लगाती है, वो कमेटी क्या बनाएगी वो, तो इतने इनके रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, कॉस्ट बेनिफिट ही नहीं होगा उनके लिए, कुछ कमेटी बना के क्या कर लेंगे वो, इतनी वो मैन पावर रखनी पड़ेगी उन्हें, तो उसका कोई फायदा नहीं है वहाँ पे, या तो वो खुद ही अपने बीच कर लेंगे जो भी होगा कि वो कर ले, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन तो देखेंगे लेकिन स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होगी बिल्कुल कि हाँ ऐसे जाएगी अप्रूवल जाएगी, क्योंकि बिग कॉर्पोरेट में तो मैन पावर भी इतनी रिक्वायरमेंट होगी ना पूरी की वो एक प्रॉपर सीक्वेंस होगा, वो प्रोसेस होगा वो। अभी देखो तुमने जैसे अपने पढ़ा होगा लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, अब देखते हैं क्या है। लिव इंटरनल कंट्रोल नो मैटर हाउ इफेक्टिव कैन प्रोवाइड एन एंटिटी विद ओनली रीजनेबल assurance about achieving the entity's financial reporting objective। कि हमारे वो ये भी देखो इंटरनल कंट्रोल भी है कि कितने इफेक्टिव कर लो, लेकिन वो ये देते हैं वो भी रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, एब्सोल्यूट वो भी नहीं देंगे कि हाँ 100% है। वो मान लो सीसीटीवी लगा रखा है, वो तो जो पर्सन एंट्री कर रहा है वो तो कुछ और भी कर सकता है, लेकिन वो ये एक चेक है ना कि कोई और पर्सन आके नहीं कर सकता वहां पे, तो रीजनेबल एश्योरेंस है हाँ ये चीज सही होगी उस पर्सन ने किया तो।
वो तब ऐसे कोई और जैसे उसके अगर फेस मार्क जैसे वो होते हैं कितने होते हैं कि वो उसके कोई और एंटिटी वो लेके आ गया, तो बस जैसे कोई और उसकी बहरूपिया, जैसे मान लो मैं कैसे बताऊं इसका वर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा कि कोई और उसका मतलब से रिप्रेजेंटेटिव कोई और आ गया वहाँ पे, एंटिटी उसने एंट्री पास कर दी वहाँ पे, वो डिपेंड करेगा ना वहाँ पे वो तो कि अब क्या क्या किस टाइप का कंट्रोल है, क्या रिलायंस है उस पर, हम क्या लेना है हमने वहाँ पे। The likelihood of the achievement is affected by inherent limitations of internal control. These include the realities that human judgment in decision making can be faulty and that breakdowns in internal control and can occur because of human error. देखो वही कि उसने वो बता दिया ना कि ह्यूमन जजमेंट पे अब हमने कितने कंट्रोल लगाने हैं, कहाँ लगाने हैं। कई बार जैसे कोई जो ऑडिटर आते हैं वो इतना सोच रहे थे कि हाँ ये भी चीज होनी चाहिए थी, मैनेजमेंट कई बार वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच पाती, कई बार वो भी सोच लेते कि हमें ये चीज करनी है। मान लो जब इंटरनल ऑडिट हुई तो ऑडिटर ने वो अपने माइंड ब्रॉडर माइंड और लेके आता है कि उसे ऑडिट करनी है, वो चीज चेक करेगा क्या क्या कमी है वहाँ पे, डेफिशिएंसीज है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा हाँ ये चीज रेक्टिफाई होनी चाहिए, कुछ और इम्प्लीमेंट हो सकता है यहाँ पे, तो जजमेंट है वहाँ पे। और जब देखो ह्यूमन एरर तो वहाँ पे हो ही सकते हैं कि गलती हो गई हमारी, कई बार वो जैसे कोई एंट्री पास करते हुए नहीं बुक किया, कई बार रह जाता है वो तो हम जैसे कोई जैसे मान लो प्रीपेड बुक कर रहे हैं, मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से बात कर रहा हूँ, प्रीपेड बुक कर रहे हैं, मान लो कोई बार डेज की कैलकुलेशन गलत होगी तो हम रेक्टिफाई करवा देंगे, वो कोई इतनी मटेरियल नहीं होगी, कई बार वो हो सकता है ह्यूमन एरर है, कई बार हमने डेज की कैलकुलेशन कुछ और ले ली, कहीं और से ले ली, हमारे पास कोई और हमने कैलकुलेशन फॉर्मूला एक्सेल का कुछ और उसने पिक कर लिया, बाई चांस हमने कोई वहाँ पे रॉन्ग फॉर्मूला लगा दिया था, तो वो चीज। फॉर एग्जाम्पल देयर में बी एरर इन डिजाइन चेंज टू कंट्रोल, देर में भी एरर हो सकता है ना डिजाइनिंग में, स्टार्टिंग में जैसे हमने इम्प्लीमेंटेशन तो कर दिया, जैसे ईआरपी था हमने इम्प्लीमेंटेशन कर दी, लेकिन उसके डिजाइनिंग में जो हमने सॉफ्टवेयर जैसे कोई सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करना था उसके डिजाइनिंग में कोई एरर आ गया, तो वो तो स्टार्टिंग से ही है ना, लेकिन हमने तो देखो कर दिया, अब वो ह्यूमन एरर है कि हमने ये चीज नहीं करी वहाँ पे, ये करनी थी, तो जब ऑडिटर आएगा उसने मान लो ये चीज चेक कर ली वहाँ पे, तो हम उसको चेक कर देंगे, आगे चेंज कर देंगे वहाँ पे बस। इक्वली द ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल में नॉट बी इफेक्टिव, क्या ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल में नॉट बी इफेक्टिव सच एज where information produced for purpose of internal control, for example an exception report, ये भी देखो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट भी उसमें जाती है, एक्सेप्शंस रिपोर्ट जाती है, इज नॉट कि उसके अंदर एक पार्ट जाता है कि हम क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, क्या मतलब वो एक पॉइंट्स पे बताते हैं, वो is not effectively used because the individual responsible for reviewing the information does not understand its purpose for fails to take appropriate action। वापस एक बार रीड करते हैं इसको। Equally the operation of control may not be effective, कि जो उन्होंने ऑपरेशन करे वो इफेक्टिव नहीं हो सकते, सच एज वेयर इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कि खाली जो हमने इंटरनल कंट्रोल के लिए जो हमने इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस की थी, फॉर एग्जांपल एक्सेप्शन रिपोर्ट, इसके साथ साथ अपन एक साथ साथ निकालते हैं एक्सेप्शन रिपोर्ट, एक एक्सेप्शन साथ के साथ ही करते हैं ना, डिटेल में करना है। कोई है यहाँ पे, देखते हैं, वैसे तो मैं नहीं देख सकते, बाकी वही ये एक्सेप्शन रिपोर्ट ये रही। ये पॉइंट्स ऑब्जर्व करने चाहिए थे, इंटरनल ऑडिट में भी एक रिपोर्ट जाती है हमारी, ये देखो ये रहा पर्पस, ऊपर देख लेते हैं। An exception report is produced when a stage plan or project plan is forecast to exceed tolerance level set. It is prepared by the project manager in order to inform the project board and to offer options and recommendation for the way of proceed। अब इन्होंने तो अपनी देखो पर्टिकुलर पर्पस के लिए डिसाइड किया ना कि हमने क्यों बनाई है यहाँ पे, और देखो एक्सेप्शन कैन टेक नंबर ऑफ फॉर्मेट्स, वो डिपेंड करेगा एंटिटी टू। अब ऊपर बात किसी खाली मीनिंग देख लेते हैं इसका क्या है वहाँ पे करेक्शन में। An exception report is a document that states those instances in which actual performance deviated significantly from expectation, usually in negative direction. The intent of the report is to focus management attention to just those areas requiring immediate action। देखो ये आ गया ना कि जहाँ से हमने एस्टिमेशन लगाए थे कि हमारे ये चीज होनी चाहिए थी, लेकिन जब हमने उसका एक्चुअली परफॉर्मेंस की तो वो डेविएशन आ रही है वहाँ पे। अब हमने खाली अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टर्म्स की बात करोगे तो हम वही एक्सेल के अंदर वो कर सकते हैं, लेकिन हमने कोई बजट्स बनाए हो वहाँ पे हम वो भी देख सकते हैं ना कि बजट जो अप्रूवल हुई थी वो सारे प्रॉपर है कि नहीं है वहाँ पे,
कि बजट की है, ईआरपी में जो डाटा था वो एक्सपेक्टेड वो सब उसकी जो एक्चुअल आ रहा है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि हमने ये सोचा था ये चीज होनी चाहिए थी लेकिन आउटपुट वो नहीं आ रहा वहाँ पे, अब क्यों नहीं आ रहा वो हमें असेस करना पड़ेगा वहाँ पे। तो ये चीज होगी। इज नॉट इफेक्टिवली used because the individual responsible for reviewing the information does not understand its purpose or fails to take appropriate action। देखो या तो जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल था उसको ही समझ नहीं आ रही इन्फॉर्मेशन, उसका पर्पस क्या है वहाँ पे, क्योंकि जो ह्यूमन एरर है ना वहाँ पे, तो ह्यूमन जजमेंट है वहाँ पे, अब उसको समझ नहीं आ रही वहाँ पे, तो या अप्रोप्रिएट एक्शन टेक करने में वो एरर कर रहे हैं वहाँ पे, कि उसको समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ पे करेक्शन क्या करूँ यहाँ पे। ये तो देख लिया है कि आइडेंटिफाई एरर आ रहा है यहाँ पे कुछ हो रहा है, अब मैं इसको रेक्टिफाई कैसे करूँ। जैसे मान लो कोई अकाउंटिंग का पर्सन है, उसको सॉफ्टवेयर की नॉलेज थोड़ी ना कि अब मैं इसको रेक्टिफाई कैसे करूंगा, वो तो कोई जो सॉफ्टवेयर आईटी रिलेटेड पर्सन होगा, मैं तो उसको ही पर्सन करूंगा ना, तो मेरे लिए तो अंडरस्टैंडेबल नहीं होगी वहाँ पे, तो या तो मेरी अंडरस्टैंडेबल नहीं होगी या तो मैं उसके अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं ले पाऊंगा वहाँ पे, तो वो आ गया। Additionally, controls can be circumvented by a collision of two or more people or inappropriate management। या तो देखो कंट्रोल्स के अंदर क्या है, कोल्यूजन कर सकते हैं दो लोग मिलके अपना, कि हम ऐसे नहीं करेंगे, वो कोई और कर देगा, रेक्टिफाई कर देंगे, कैमरा बंद कर देंगे, कोई और वो कर, इतना तो तुम्हें भी पता है। एन इनएप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कि मैनेजमेंट ही ओवरराइड कर रही है। फॉर एग्जांपल, मैनेजमेंट में एंटर इनटू साइड एग्रीमेंट्स with customer that alter the terms and condition of entity standard sales contract which may result in improper revenue recognition। कि देखो जो नॉर्मल हम स्टैंडर्ड रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट हमने डिसाइड करा कि हम ऐसे ऐसे करेंगे कस्टमर्स के साथ, तो लेकिन मान लो उस एंटिटी ने जो था किसी साइड कस्टमर उनके साथ एक पर्सनल भाई कोई था। आवाज गई। हेलो हेलो वॉइस ऑडिबल और नॉट, वॉइस प्रॉब्लम, ऑडिबल यस फॉर बट प्रॉब्लम और अब आ क्लियर गई। आगे, ओके ऑडिबल यस ओके। चलो इसको फिर वापस से कर देते हैं। जैसे मैं बता रहा था कि जैसे जो मैनेजमेंट है वो साइड एग्रीमेंट भी कर सकती है ना कोई एंटिटी के साथ वहाँ पे, अब उन्होंने कर लिया तो वहाँ पे हमारा रिस्क क्रिएट हो सकता है ना वहाँ पे, कि अब प्रॉपर कि हमने कोई अलग से टर्म्स क्रिएट कर लिए वहाँ पे कंडीशन, कि जब वो ऐसे होगा, मतलब कुछ भी हो सकती है वो टर्म्स, तो वहाँ पे हम डिसाइड करेंगी। जैसे हमने वो कहा था कि वो हमें बाद में सेल देंगे, देखो टर्म्स तो डिपेंड हो सकते हैं प्रैक्टिकली क्या क्या होंगी वहाँ पे, कि अब तो स्टैंडर्ड सेल जो हमारा मान लो कि एक स्टैंडर्ड था कि हम ऐसे ऐसे करेंगे सेल्स को, लेकिन उनके साथ कुछ और टर्म्स डिसाइड कर ली, तो वहाँ पे अब वो डिस्क्रिपेंसीज आ जाएंगी ना वहाँ पे, तो वहाँ पे चेक करने में दिक्कत आएगी वहाँ पे कि प्रॉपर नहीं, वहाँ पे इनएप्रो मैनेजमेंट ने ओवरराइड कर लिए कंट्रोल्स को। Also edit checks in software program that are designed to identify and report transaction that are exceed specified credit limits may be overridden or disabled। कि मान लो उस पार्टी के साथ हमने वो पीछे से डिसेबल कर दी, वहाँ पे सामने से दिखेगा ही नहीं, बैकएंड से हमने वो डिसेबल कर दी उसको, या ओवरराइडन कुछ भी कर लिया, इंक्रीज कर दिया या डिसेबल कर लिया हमने, तो बाहर तो दिखेगा ही नहीं कि हम उसको कैसे करेंगे वहाँ पे। एक ये था कि मान लो एक पर्टिकुलर एरिया में हम इससे इस लिमिट से ज्यादा में एक्सीड उससे नहीं कर सकते उसके साथ ट्रांजेक्शन, लेकिन हमने या तो उसके पीछे से लिमिट हटा दी, उसकी एक्सीड कर दी, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे केस। Further, in designing and implementing controls, management may make judgments on nature and extent of control it chooses to implement, and nature and extent of risk it chooses to assume। अब वो डिपेंड करेगा कि ना, जैसे इंटरनल ऑडिट करें, मान लो एक बार इंटरनल ऑडिट के पर्पज से बताता हूँ तुम्हें, कि जैसे हमने देखो नेचर एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल्स का हमने कितने एक्सटेंट तक लगाना है वहाँ पे कंट्रोल, कि जैसे मान लो अब एक ये स्टोर रूम है वहाँ पे, अब वो खाली एक पर्सन काम कर रहा है वहाँ पे, मान लो अगर वो छुट्टी पे मान लो वो चला जाता है तो उसके भी यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे कौन काम करेगा यहाँ पे। जैसे स्टोर रूम का पर्पस ये था कि वो जो एक्विजिशन जो गेट से एंट्री पास होंगी वो सारी पहले यहाँ से मतलब वो पास होके जाएंगे, कुछ ना कुछ होके जाएगा, मतलब अप्रूवल होगी यहाँ से, ईआरपी में एंट्री पास होगी फिर वो होगा। लेकिन मान लो ये पर्सन कोई वीक्स पे छुट्टी पे चला गया तो हम कोई और हायर करेंगे वहाँ पे, या तो हमारे पास कोई रेडी होना चाहिए जिसके पास अप्रोप्रिएट नॉलेज हो, मान लो वहाँ पे कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको रेलिवेंट नॉलेज हो वहाँ पे, और मान लो वो लीव पे चला गया तो कौन वर्क करेगा वहाँ पे, तो वहाँ पे जो डेफिशिएंसी हो सकती है ना, यहाँ पे कुछ और भी क्रिएट हो जाए, यहाँ पे कुछ भी गुड्स एंटर कर जाए वहाँ पे प्रीमाइस में। अब वो कंट्रोल तो ये भी हो सकता है कि जैसे आगे सिक्योरिटी गार्ड लगा के, वो तो डिफरेंट हो गया एक और, लेकिन मैं कह रहा हूँ वहाँ पे अप्रोप्रिएट पर्सन और कोई और होगा कि नहीं होगा वहाँ पे, अकाउंटिंग में भी हो सकता है ये सेम चीज। तो अब ये देखना पड़ेगा ना कि उनको ये कॉस्ट बेनिफिट है कि नहीं है, कि हमने एक और पर्सन लगा दिया उसकी सैलरी भी तो जाएगी हमें हमारी, तो वो कॉस्ट बेनिफिट भी तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हम ये चीज करने के बजाय हमारा कॉस्ट इफेक्टिव ना हो वहाँ पे, तो उसका कोई बेनिफिट थोड़ी ना, क्योंकि हमने ये भी देखना है ना कॉस्ट इफेक्टिव भी हो हमारा।
ऐसे नहीं हमको इंटरनल कंट्रोल लगाया जा रहा, हमारे कॉस्ट बढ़े जा रही है, उसको कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं हमें। वही कि वो कितना रिस्क क्रिएट होगा वहां से, उससे कितना वो मैनेजमेंट के assumption पे है वो तो। नेक्स्ट अब आ गया कंसिडरेशन स्पेसिफिक टू स्मॉलर एंटिटीज। स्मॉलर एंटिटीज often have fewer employees which may limit the extent to which segregation of duties। ये देखो वही आ गया वहां पे practical। However, a smaller owned managed entity, the owner manager may be able to exercise more effective oversight than a larger entity. This oversight may compensate for generally more limited opportunities for segregation of duties। अब वो मान लो जो सिंगल पर्सन वही है मैं, तो मैं सेग्रीगेशन ड्यूटीज तो कर नहीं सकता वहाँ पे, जो खाली ओनर भी है वो मैनेजर भी है, तो वो कैसे करेगा? तो वो खुद ही कर लेगा सारी, इफेक्टिव ओवरसाइट कर सकता है खुद ही अपने आप को, या उसके नीचे कम एम्प्लॉयज है वहाँ पे तो प्रॉपर ओवरसाइट चेकिंग कर सकता है वहाँ पे। मान लो मल्टीपल है तो वहाँ पे हमें और पर्सनल भी अब हायर करने पड़ेंगे, तो वही आ गया जैसे फ्यूअर एम्प्लॉयज है वहाँ पे, डिपेंड करेगा एंटिटी टू एंटिटी है। तो ऑन द अदर हैंड ओनर मैनेजर में बी मोर एबल टू ओवरराइड कंट्रोल बिकॉज सिस्टम इज लेस स्ट्रक्चर। ये भी, ये तो दोनों जैसे एक कॉइन की दोनों तरफ की साइड हो गई। या तो देखो वो खुद प्रॉपर एडुकेट अच्छी तरीके से कर सकते हैं क्योंकि ओवरसाइट रखेगा प्रॉपर। ये भी हो सकता है वो खुद ही ओवरराइड कर जाए क्योंकि और पर्सन उसकी चेकिंग करने के लिए है नहीं वहाँ पे, सुपीरियर कोई और वो नहीं है वहाँ पे, तो वो खुद ही वो कर सकेगा वहाँ पे, डेफिशिएंसी कुछ कर लेगा, कुछ और भी कर सकता है, फ्रॉड कर सकता है वो तो। दिस इज टेकन इनटू अकाउंट बाय ऑडिटर व्हेन आइडेंटिफाइंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हम देख सकते हैं ना वहाँ पे, अगर सिंगल पर्सन है तो वो कर सकते हैं वहाँ पे, तो डिपेंड करेगा एंटिटी टू एंटिटी। एक सेकेंड, इसके मल्टीपल पॉइंट्स। ओके, डिवीजन ऑफ कंट्रोल इनटू कंपोनेंट्स। क्या हम करें? डिवीजन ऑफ इंटरनल कंट्रोल इनटू कंपोनेंट्स, उसके कंपोनेंट्स हम देख रहे हैं। देखो इसकी शॉर्ट फॉर्म है क्या है? क्रिज्म, CRICM। सी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस हमारा, I इंफॉर्मेशन सिस्टम, C से कंट्रोल एक्टिविटीज और M से मॉनिटरिंग। CRICM क्रिज्म। तो अब देखो वो प्रोनाउंसिएशन तुम्हारे पे है कि कैसे तुम्हें याद रखना है, ऐसे ठीक है ना, क्रिज्म ठीक है, वर्ड बोलने में उसको याद रहता है वो। A division of internal control into following 5 components for the purpose of assess provide a useful framework for auditor to consider how different aspects of entities under control may affect the audit। कैसे अफेक्ट कर सकते हैं कि कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या है उनका, एंटिटी का खुद का, कि एंटिटी कैसे रिस्क असेस करती है वहाँ पे, उनका इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है, IIT कंट्रोल क्या है वहाँ पे जो हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड हो, कंट्रोल एक्टिविटीज मतलब क्या सॉफ्टवेयर यूज करती है, उसकी कैसे अकाउंटिंग होती है, जो HR की अकाउंटिंग हो रही है, मतलब HR की जैसे वो कर रहे हैं चेकिंग, वो कर रहे हैं कि इतनी सैलरी होगी, इतना लीव बैलेंस होगा, वो कैसे कैलकुलेशन होती है उसकी सिस्टम है, वो चेक कर सकते हैं एक बार। कंट्रोल एक्टिविटीज देख सकते हैं, कंट्रोल एक्टिविटीज से मतलब कैसे बना रहे हैं एक्टिविटीज, कैसे उनको अपग्रेड करें या कैसे उनको चेंज कर सकते हैं अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द मार्केट, मॉनिटरिंग कैसे करें उसकी। The division does not necessarily reflect how an entity design and implement and maintains internal control or how it may classify a particular component. Auditor may use different terminology or framework to describe the various aspects of internal control and their effect on audit than those used in this essay. Provide all the components described in essays are described। वो देखो उसने ट्राई किया कि इस ऐसे नहीं कि हम सारे कंपोनेंट्स डिस्क्राइब किए, लेकिन ऑडिटर अब कुछ और फ्रेमवर्क भी यूज कर सकता है, उसने खुद ही ऐसे ने बता दिया यहाँ पे। अगर ऑडिटर करना चाहे तो कुछ और भी कर सकता है उसने, अगर इसके बाहर भी जाकर जाना हो तो। वैसे उसने ऐसे कहा कि इस ऐसे ने सारे डिस्क्राइब कर दिए। एप्लीकेशन मटेरियल relating to 5 components of internal control as they relate to financial statement audit। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट से कैसे कब वो होंगे, रिलेट कर रहे हैं हमारी, सेट आउट इन पैराग्राफ A75। ये आगे आएगा हमारा नेक्स्ट, उसमें कवर होगा। एंड अपेंडिक्स 1 प्रोवाइड फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अपेंडिक्स 1 में इसके बाद ही करेंगे कि A75 16 के साथ साथ अपेंडिक्स 1 करेंगे हमारा, कि फर्दर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहा है वो। ये आ गया, नेक्स्ट आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, कैरेक्टरिस्टिक्स जनरल पर्पस एंड नेचर करेक्ट and characteristics of manual and automated elements of internal control relevant to auditor risk assessment। क्या वहाँ पे जो उसके रिस्क, वहाँ पे हमने जो इंटरनल कंट्रोल है वहाँ पे मैनुअल भी हो सकते हैं या ऑटोमेटेड भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा ना क्या है कि हम कहाँ कहाँ कितना यूज करना है वहाँ पे, रेलेवेंट जो हमारे रिस्क असेसमेंट के लिए होंगे इंपॉर्टेंट। देखते हैं, एंटिटी सिस्टम इंटरनल कंट्रोल्स कंटेन मैनुअल एलिमेंट्स एंड ऑफन कंटेन ऑटोमेटेड, बहुत करते हैं।
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनुअल और ऑटोमेटेड आर रेलेवेंट टू ऑडिटर रिस्क असेसमेंट एंड फर्दर ऑडिट, के उसी बेसिस पे अब कितना कंट्रोल उन्होंने ऑटोमेशन है वहाँ पे, कितना बैकएंड पे, मान लो बैकएंड पे ऑटोमेशन है वहाँ पे, तो हम एक बार बस इसके एक बार चेकिंग कर सकते हैं सैंपल बेसिस पे कि हाँ ये प्रॉपर फॉर्मुलेटेड रिजल्ट, इसका आउटपुट सेम आ रहा है नहीं आ रहा, अगर सेम आ रहा है उसके बाद आउटपुट पे बस रिलाई कर लेंगे, बस खत्म वहाँ पे। अगर अगर मान लो एक दो सैंपल हमारे जो हमने जितना भी सैंपल पे किया था उसमें कोई डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, अब देख सकते हैं ना वहाँ पे अब कि हम इस पे रिलायंस अब कितना लेना है वहाँ पे, क्योंकि तुम्हारी जजमेंट पे अब डिपेंड करेगा वहाँ पे। एक सेकेंड, next, use of manual or automated elements in internal control also affect the manner in which transactions are initiated, recorded and processed and reported। ये वो ये ना, देखो हम कितना मान हम कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं बैकएंड पे, जैसे ईआरपी में जो ईआरपी होते हैं, जो सैप्स होते हैं, सॉफ्टवेयर वो ऑटोमेटिक वो पास कर देते हैं वहाँ पे, एंट्री पार कर देते हैं, बस हमें डिटेल डालते हैं, जो लेजर कोड डाल दो वो अपने आप पिक कर लेगा वहाँ पे। तो ये पर्सन, एक सेकेंड, क्या वो डिपेंड करेगा ना वहाँ पे कि हाँ चलो, कि देखो क्या था कि अब वहाँ पे डिपेंड करेगा ना कि कितना ऑटोमेशन कितना मैनुअल है, उसी बेसिस पे इनिशिएटिंग होगी, रिकॉर्डिंग होगी, एक्सपेंस की जो भी मतलब एक्सपेंस तो नहीं मतलब जिसकी भी रिकॉर्डिंग होगी, वो प्रोसेसिंग होगी, वो पे कैसे प्रोसेस जा रहा है, बैकएंड पे कैसे जा रहा है, कि क्रेडिट लिमिट वो कैसे आइडेंटिफाई कर लेगा अपने आप, जैसे आप एक्सेल में भी करते हैं आप, देखो जैसे लिमिट आप फॉर्मूले डाल देते हैं तो ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट दे देता है ना कि हमें किसके अंदर वो क्लासीफाई करेगा, तो वो यही वो उनके सॉफ्टवेयर में भी होता है। देखते हैं, कंट्रोल इन मैनुअल सिस्टम में इंक्लूड सच एज प्रोसीजर एज अप्रूवल एंड रिव्यूज, देखो जो अप्रूवल्स और रिव्यूज होंगे वो तो मैनुअल ही होंगे, ऐसे थोड़ा ना वो हम उसकी वो करवा लेंगे। ये हो सकता है कि अब ऑटोमेशन तो हो नहीं सकता, क्योंकि जो एक पर्सन है वो तो पर्सन ही करेगा ना वहाँ पे, जो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, तो रिव्यू भी वो करेगा, रिकंसिलेशन भी वो बनाएगा, फॉलोअप्स भी हम कर सकते हैं, रिकंसिलेशन के लिए प्रॉपर नहीं हो रहा तो उसके फॉलोअप्स भी तो करेंगे ना, और ये सबसे इंपॉर्टेंट तो है फॉलोअप्स। ये तो चलो अभी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है कि वो फॉलो वो करना चाहिए उन्हें, अब ऑडिटर भी फॉलो अप करता है आगे, मैं ये आगे प्रोसीजर्स में होते हैं, तो मैं बस वैसे बता रहा हूँ। ऑल्टरनेटिवली एन एंटिटी में यूज ऑटोमेटेड प्रोसीजर्स टू इनिशिएट रिकॉर्ड प्रोसेस एंड रिपोर्ट ट्रांजैक्शन, initiate record process and report transaction, in which case records in electronic format replace paper documents। कि वहां पे हम देखो जैसे कई बार कई सॉफ्टवेयर होते हैं कि जैसे जो इनवॉइस है वो ऑटोमेटिक उसी के अंदर जनरेट होता रहेगा, कि बस अपना जीएल कोड, जैसे अपन एक वो बताया था ना कि वो कोड अपन एक्सेल में बनाया था कि हाँ पहले ये लेजर आ गया, कौन सा पेमेंट वाउचर है उसका कोड आ गया वहाँ पे, कि हमने क्या था उस हमने बस वो एंटर किया, उसकी एंट्री खुल जाएगी, उसका इनवॉइस हमें शो हो जाएगा वहाँ पे कि क्या है प्रॉपर, हम वहाँ से डिटेल चेक कर सकते हैं। बस ये इतना उन्होंने मान लो ऑटोमेटेड कर लिया, उसकी जो प्रॉपर रिकॉर्डिंग एक्सपेंस की जो पूरी मान लो रेंट एक्सपेंस था उसकी जो डिटेल सपोर्टिंग होगी, पेपर्स होंगे, वो हमने हार्ड कॉपी में रख रखे हैं, तो यहाँ पे मैनुअल और ऑटोमेशन दोनों रख रखी है, तो डिपेंड करेगा वो तो वहाँ पे हमने। नेक्स्ट क्या, कंट्रोल इन आईटी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये आ गया कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोमेटेड एंड मैनुअल कंट्रोल हो सकते हैं। एग्जांपल कंट्रोल एम्बेडेड इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स, यही वो एग्जांपल था। फर्दर मैनुअल कंट्रोल्स में बी इंडिपेंडेंट ऑफ आईटी एंड मे यूज इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय आईटी, कि जैसे वो ये है ना कि अब जो हमने आईटी में किया वो हमारे बेस सपोर्टिंग आ गई यहाँ पे, उसी के पीछे हम वो लगाते जाएंगे, हमारी जैसे जो रेंट की डिटेल की है, मान लो कि ये पार्टी है, ये एग्रीमेंट हमारा, हमने उसको पेमेंट की, उससे सामने वाले से आएगा, मान लो गुड्स का भी केस होता है, हमने परचेज किए तो गुड्स एक्विजिशन परचेज एक्विजिशन जो भी इसके पीछे डॉक्यूमेंट्स होंगे वो फिजिकली हमने अटैच कर रखे हैं, और एक हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम में इनवॉइस उसका जनरेट हो रखा है, तो उसका हम डिटेल वहां से चेक कर सकते हैं, टीडीएस कितना कटा है, जीएसटी कितना है, उस पर हम बेसिक वहां पे हम चेकिंग कर सकते हैं वहां पे भी। तो थोड़ी बहुत की अगर मान लो स्टार्टिंग वहां से देखने पे दिख सकता है कि हाँ ये चीज होगी, इस पे टीडीएस नहीं कटा होगा तो किस पे कटा होगा, क्योंकि वहां पे जैसे जो हमें फाइनल आउटपुट मिला होगा वहां मान टोटल वैल्यू मिल गई उस वहां से, लेकिन अब एक कंपोनेंट पे मान लो जीएसटी कटना ही नहीं था इस वैल्यू पे लास्ट पे, तो वहां पे इनवॉइस पे जाके देख सकते हैं हाँ ये तो इसलिए नहीं कटा होगा, ठीक है। और may be limited to monitoring effective functioning of IT and automatic controls and to handling exceptions. When IT is used to initiate, record and report for other financial data for inclusion in financial statement, system and program may include
control related to corresponding assertion for material accounts may be critical to effective functioning of manual control that depend on IT. देखिए मान लो जो क्रिटिकल अकाउंट्स है, मान लो रेवेन्यू का हो गया, परचेज का हो गया, वहां पे मैनुअल भी लगा सकते हैं कि मैनुअल पर्सन उसको प्रॉपर्ली चेक करेगा वहां पे कि एक बार आईटी हमने रिकॉर्ड तो कर दिया, वहां पे चेकिंग प्रॉपर हो गई वहां पे। नेक्स्ट क्या है, एन एंटिटीज, बस लास्ट है ये, बस एन एंटिटी मिक्स ऑफ मैनुअल एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल वेराइज विद नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी एन एंटिटीज यूज ऑफ आईटी। बस इतने में डाउट हो तो बताओ आज किसी को। A49 से पास स्टार्ट हुई, A48 से A60 पे अपन ने 12 कंप्लीट कर लिया नेक्स्ट साल। कोई डाउट हो तो बताओ। नो डाउट, क्लियर, ओके। बस कोई डाउट नहीं है ना? नहीं भाई मतलब लास्ट वाली लाइन का यही मतलब है ना कि अगर मैनुअल और ऑटोमेट दोनों मिक्स है तो उसकी वजह से उसके नेचर पे फर्क पड़ेगा। अरे वो डिपेंड करेगा कितना ऑटोमेशन और कितना उनका एम्बेडेड दोनों का यूज करना है कंबाइंडली। वो डिपेंड करेगा ना कि एंटिटी का नेचर क्या, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है उस एरिया में, कि मान लो हम वहाँ कर ही नहीं सकते तो हम मैनुअल कर दिया, हमने ऑटोमेशन कर दी, तो डिपेंड करेगा वहाँ पे एंटिटी पे और वो कितना यूज कर रहे हैं आईटी का वहाँ पे। समझ के? और हाँ वो वही वाला पॉइंट है जहाँ पे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, आईटी की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो मैं देखते हैं कोई इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट भी दिखाए तो। एक सेकेंड, जैसे अब देखो तो मैं ये दिखाता हूँ, ये देखो किसी भी, मैं तो वैसे ही खोल रखी है, ये देखो कोई भी क्लाइंट किसी की भी है, पुरानी रिपोर्ट है, चाहे थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो सकता है, डिपेंड कर सकते हैं वहाँ पे। जैसे ये रेवेन्यू का ऑपरेटिंग एक्सपेंस का हो गया, स्टार्टिंग तो देखो ये एक हमारी जाती है एग्जीक्यूटिव समरी पहले तो, कि एक एग्जीक्यूटिव हम डिटेल में बताते हैं वहाँ पे, डिटेल में नहीं बल्कि शॉर्ट में बताते हैं वहाँ पे हम। ये रही कि हम देखो स्टार्टिंग में हमारा वो डिटेल बता देते हैं अपनी अपने बारे में कि ऑडिट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, बैकग्राउंड क्या है, हमारा रिजल्ट क्या, हमारा हमने क्या क्या करना है, हमने ये बता दिया। फिर हम ट्रांसमिटेड लेटर ये हो गया, फाइनेंशियल हाइलाइट्स हो गए उनके कि क्या क्या चीज़ें मेन हमने बता दिया कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ रिपोर्ट हुई है मेन जो हमारी है, जिसकी हमने मान लो चेकिंग करनी है। अगर मान लो पूरी लंबी डिटेल है तो वो डिपेंड कर सकते हैं वहाँ पे, या तो हम स्टार्टिंग में अपना स्कोप पूरा डिटेल में बता सकते हैं जिस एरिया की हमने चेकिंग करनी है। अब देखिए बताते हैं जैसे ऑडिट स्कोप एंड मेथोडोलॉजी, कि हमने कैसे चेकिंग करनी है, हम ये बता देंगे अपना कि हमने क्या क्या चेकिंग करनी है, किस किस चीज़ की चेकिंग करनी है, हमारा पूरा होगा कि हम कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ ऑपरेट करेंगे, ये हमें स्टार्टिंग में इंटरनल ऑडिट में बतानी पड़ती है। मैं इंटरनल ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ क्योंकि वैसे भी थोड़ा इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड ही है, कंट्रोल से रिलेटेड, चाहे हमें और चेकिंग ऑडिट के हिसाब से करनी है स्टैट ऑडिट, लेकिन इंटरनल ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं तुम्हें बस कि अब ऑडिट हम देखेंगे ना, हमारा स्कोप कितना है, मेथोडोलॉजी कैसे करनी है, हम किस किस चीज़ की चेकिंग करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन करने हैं, वो जब तक होंगे हम वही चीज़ मांग सकते हैं मैनेजमेंट से। अगर उस चीज़ मान लो वो नीचे लिख रखी और अगर मैनेजमेंट ने मना कर दी तो हम कह नहीं सकते कि हमें प्रोवाइड ही करवाओ। बाकी चीज़ के लिए हम कह सकते हैं हमने इसमें लिख रखा है तो हमें प्रोवाइड करवाओ ये चीज़। अरे ये हो गया। और चीज एक होती है हमारी, ये होती है फाइंडिंग्स हो गई, रिकमेंडेशंस होगी हमारी ये कि हमने क्या क्या चीज फाइंड की है हमारी। जैसे मान लो कोई रेवेन्यू से रिलेटेड है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ नीचे, ये रहा। जैसे रेवेन्यू से रिलेटेड ले लो, उन्होंने कुछ पॉइंट गाइड किया होगा कि रिपोर्टेड कंबाइंड, ठीक है, रेवेन्यू और टेस्टिंग ऑफ बेसिस एंड इंसेंटिव मैनेजमेंट फीस बेस्ड टू did not identify any exception, वहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। However, reports reliance on reports submitted by CHA without an adequate review of supporting documentation increase the risk of inaccurate payments, वहाँ पे inaccurate payment का आ गया। मान लो रेवेन्यू क्या देख रहे हैं आपका,
अब रिकमेंडेशन क्या है? पोर्ट मैनेजमेंट एस्टेब्लिश एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल टू एंश्योर रिपोर्टेड रेवेन्यूज एंड एक्सपेंस आर एक्यूरेट एंड अलाउएबल एंड सीक रिकवरी ऑफ ओवर पेमेंट के। देखो हमने रिकमेंडेशन दे दी, अब सामने मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्स आया, हमने रिकमेंड क्यों किया, हमें यहाँ पे रिकमेंडेशन का रीजन देना होगा, फिर सामने मैनेजमेंट ने क्या कहा है वहाँ पे। ये रहा, देख उन्होंने क्या किया, जैसे port management thanks our internal audit colleagues for professional manner in which they conducted this audit. They took the time to understand confidence and event business and to review and acknowledge multiple internal control that exist today, including monthly reviews. ओनर ये सारे बता दिए, फिर देखो उन्होंने प्रॉपर डिटेल में दिया, फिर रिलेटेड पार्टी की होगी रिकमेंडेशन एक्स्ट्रा ऐसे जाती है। और लास्ट में देखो जो पिछले साल हमने लास्ट पीरियड की हमने की थी ना, वो भी जाती है हमारी। ये डिपेंड करता है वैसे किस चीज की हमें किस चीज के लिए मिल गई, हमारा स्कोप डिफाइंड होता है पहले, हमने कैसे इशू करनी है अपनी रिपोर्ट को भी। देखो स्केड्यूल ऑफ प्रायर ऑडिट फाइंडिंग हमने पिछले हमारे पीरियड की हमने और दी थी कि वो कितना करेक्शन हमने पूरी रिपोर्ट देंगे, उसकी गाइड वो देंगे वहाँ पे। तो ये होती है हमारी पूरी। उन्होंने जैसे इंटरनल ये फाइंडिंग्स होगी, हम ऑडिटर मान लो रेवेन्यू का था, उसने देख लिया कि इनएडिक्वेट चेकिंग और ये कोई एक्सेप्शन है, मान लो हमारी स्टेट ऑडिट के लिए भी रेलेवेंट था, हमने ऑब्टेन कर लिया इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट से। बस ये होती है जैसे। और मैनेजमेंट ने वहाँ पे क्या टेक लिया हम यहाँ से देख सकते हैं। देखो ये हमारे रेलेवेंट हो गए हमारे ऑडिटर के रिलेटेड पार्टी की। देखो जैसे उन्होंने पॉइंट डाल के तुम ये चेक कर सकते हैं हमारे रेलेवेंट होगा, ये भी हो सकता है। तो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर देना होता है, उसके लिए रेलेवेंट हो गया हमारा ये। तो डिपेंड करता है वो, कई होंगे रेलेवेंट नहीं होंगे, कई होंगे रेलेवेंट होंगे हमारे लिए। चलो सेशन में 40 मिनट्स का अच्छा चला गया, प्रैक्टिकल भी तुमने सीख लिया एक चीज रिपोर्ट में। बाकी कभी और भी ऐसे डिस्कस करेंगे। चलो करते हैं माइंड अप। बाय बाय। Hello. हेलो, यस। Yeah, actually, I have